नमस्कार दोस्तों, सर्वे की तीसरी क्लास होगी आज, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड लेक्चर है वो देखने वाले हैं। क्या क्या बचा रह गया था सिलेबस में, सीधे मुद्दे पर चलते हैं बिना किसी बकवास के। क्या है? अच्छा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और एक आध लाइक का और कमेंट करने में उनको मौत आती है, तो क्यों? पिछले दो वीडियो को आपने देखा, कैसा आपका फीडबैक रहा वो आपको अच्छे से पता होगा कि एक्सपीरियंस बोलता है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन ना लाइक का बटन दबाएंगे ना सब्सक्राइब करेंगे, पता नहीं कौन सी मौत आती है। यहाँ आओ देख लो जल्दी से। एक चीज समझ लो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेटा यूनिट फर्स्ट में, वो चीजें दोबारा मिलने वाली, लेकिन अब उनको थोड़ा डीप में मिलने वाला है। हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। अब तक हमने जो मुख्य बात समझी, क्या जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जो लिखने जा रहा हूं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। डाटा को क्षेत्र से इकट्ठा करके, सुनिए ध्यान से, क्षेत्र से इकट्ठा करके, एकदम सरल देसी भाषा में लिख रहा हूं, करके कागज पर, एकदम देसी भाषा, पेपर, कागज पर उसका नक्शा बनाना, ध्यान सुनिएगा, नक्शा बनाना, और उस नक्शे को आगे अपने प्रयोग में लाना। यही है सर्वे। इतना ही इस ओवरव्यू में अभी तक हमने सीखा, और इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ये भी हमने देखा। चलो, अगर तुम क्षेत्र से डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो उसको करने के बहुत सारे हैं। चेन से करो, कंपास से करो, थियोडोलाइट से करो, लेवल से करो, डाटा इकट्ठा करोगे तो डाटा इकट्ठा करके कागज पर उसको उतारोगे। कागज पे उतारते समय जब तुम किसी क्षेत्र का नक्शा बनाते हो तो नक्शा बनाते समय तुमने कई बार बेटा नक्शा देखा होगा। एक चीज होती है प्लान बनाना। तुमने प्लान का नाम सुना भी होगा, नक्शे का अगर नहीं सुना तो जब आपका शुरू होगा ना ये बिल्डिंग ड्राइंग या फिर कोई भी ड्राइंग का पहला यूनिट, तो आपको उस समय प्लान बताया जाएगा। एलिवेशन आपने सुना होगा, प्लान एलिवेशन नहीं तो पढ़िएगा जरूर, ड्राइंग पहले पढ़ लीजिएगा। प्लान मतलब टॉप व्यू। नक्शा भी टॉप व्यू होता है, लेकिन नक्शा छोटे स्केल पे बनाया जाता है और प्लान बड़े स्केल पे बनाया जाता है। कहेंगे सर ये बड़ा और छोटा स्केल, नक्शा तो बड़ा चीज है, उसको बड़े स्केल पे बनाना चाहिए। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बड़े स्केल पर बनाया गया तो प्लान कहा जाएगा, यानी जैसे आपकी बिल्डिंग का होगा तो वो प्लान, आपके कॉलेज का होगा तो वो प्लान बनाया जाएगा बिल्डिंग का। लेकिन जैसे ही नक्शा शब्द यूज होगा, इसका मतलब वो बहुत छोटे स्केल पे बनाया गया। क्या अंतर है दोनों में, बताता हूं। स्केल का अंतर है एक चीज, लेकिन कैसे। दूसरी चीज, यदि तुमने कोई नक्शा देखा होगा तो तुम ऐसे नक्शा अगर तुमको कहीं का मिल जाए, देखते होगे अक्सर पुरानी फिल्मों में नक्शा मिल जाता था, उस नक्शे के बल पे लोग कहीं चले जाते थे। तो नक्शे में एक जगह कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि दिशा कौन सी है। जैसे नक्शा पकड़े, हम सोच रहे इधर जाना है, अब वो है नक्शे के अनुसार असल में इधर दिखा रहा था, लेकिन नक्शा हमको दक्षिण की तरफ लेके खड़ा होना चाहिए था, तब वो सही होता। लेकिन हम नक्शे को ऐसे पकड़े हैं, उधर ही जा रहे हैं, असल में नक्शा हमको दक्षिण की तरफ पकड़ते तब सही जाता, हम उत्तर की तरफ पकड़ के खड़े जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी नक्शा बनाया जाए तो उस पर दिशाएं जरूर दिखाई जाए, दिशाएं जरूर दिखाई जाए। अब दिशाएं दिखाने में क्या चारों दिशाएं दिखाना जरूरी है? नहीं, सिर्फ उत्तर दिशा दिखा दो नक्शे में तो नक्शा कंप्लीट है। क्यों? अरे नॉर्थ यदि ये है तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा, गारंटी है। अब बैक साइड में साउथ हो। एक डायरेक्शन नॉर्थ दिखाने की प्रथा बनी कि नक्शा बना तो उसमें नॉर्थ किधर है, उत्तर दिशा किधर है, ये कोने में जरूर दिखा दो। राइट हैंड साइड कॉर्नर में तुम कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट रहेगा तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में एन जरूर लिखकर उसका एरो दिखाएगा। कैसे? मैं अभी दिखाता हूं, सारा दिखाऊंगा। आप जितना भी नक्शा देखते हैं, जितना भी नक्शा आप देखते हैं, वो सारा नक्शा कहीं ना कहीं नॉर्थ से ही दिखाया जाता है। नॉर्थ का मतलब वो उत्तर दिशा में ही, आप भारत का नक्शा जो देखते हैं ना, ऊपर उत्तर रहता है, उत्तर ही हमेशा आपको दिखाया जाता है, ऊपर की तरफ उत्तर। अगर आप कोई नक्शा कहीं कागज पे खोल रहे हैं
तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा ही दिखाई जाती है, ये गारंटी। इस चीज का ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को, स्केल, इंजीनियर स्केल, ये सब क्या होता है। अब यहां तक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो हम सीधे इसी मुद्दे पे चलते हैं, स्केल्स पर। स्केल में एक शब्द बोला गया, इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड डायगोनल स्केल, सब पर बात करेंगे। लेकिन स्केल की जरूरत क्यों पड़ी, मैं पहले उस पर बात करूंगा। ये डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा। क्या पहली बात कि उसके भी पहले आपको नक्शा शब्द जो पहले मैंने नाम लिया वो समझना क्या है। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, याद है ना आपको, ये सब त्रुटि वगैरह, एरर वगैरह, आज क्वेश्चन होंगे इस पे, आपको जवाब देना है भाई। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आते हैं हम लोग, ये अनुमत त्रुटि तक मैं पढ़ा चुका था आपको, परमिसिबल एरर क्या होती है, किसी भी काम को करने में परमिसिबल एरर तक मैं पढ़ाया था। उस टॉपिक मैं अपने से इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि क्लियरिटी और बनती जाए। अब हम लोग नक्शा तथा प्लान पर बात करेंगे। क्या है, जैसा कि ऊपर यानी जितना अभी तक हम पढ़े स्पष्ट किया गया है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य सुविधाजनक पैमाने पर, ये सुविधाजनक बार बार स्केल या पैमाना, स्केल का हिंदी पैमाना होता है, स्केल या पैमाने पर एक ऐसा नक्शा बनाना है जो क्षेत्र का सत्य चित्रण कर सके। ये हम जान चुके हैं कि किसी क्षेत्र का रियल फोटो या सत्य चित्रण जो निकाल सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है, ये मैं बार बार याद दिलाता चल रहा हूं। मकसद मत भूलना भाई, मकसद मत भूलना। मकसद क्या है, यही। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिट रही तो लंबे समय तक तुम्हें सर्वे याद रहेगा। जैसे एक होता है पढ़ लिए भूल गए, याद रखना है तो याद रखना कि नक्शा बनाना। क्षेत्र के आकार को देखते हुए जब पैमाना बहुत छोटा रखा जाता है तो इसे नक्शा कहते हैं। मैंने कहा छोटे पैमाने पर नक्शा और बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है तो यह प्लान कहलाता है। कहेंगे ये क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक ड्राइंग सीट है, यहां पे तुम्हारे साथ ड्राइंग सीट है, तुमने यूज किया होगा फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स में। उसके बाद एक और है, मैंने बोला कि तुम्हें अपनी बिल्डिंग का प्लान बनाना है इस पे, अब भारत का नक्शा बनाना है इस पे। तुम बता सकते हो भारत को कितना गुना छोटा करोगे कि इस पर आ जाएगा। भारत को कितना गुना छोटा करना पड़ेगा। बिल्डिंग को यदि मैं कहूं तो बिल्डिंग को तुम 1/100 या 200 पे भी बना सकते हो। जैसे बिल्डिंग जितनी बड़ी है उसको 100 गुना छोटा कर लो। तो यानी बिल्डिंग का कोई चीज, कोई हिस्सा, बिल्डिंग कितनी बड़ी होती है, मान लो अगर ऐसे मान लो मैं कि 10 मीटर है, यानी जो चीज 10 मीटर की है, 10 बाई मान लो 20 मीटर की बिल्डिंग है। मीटर में मैं बोल रहा हूं, फीट में अगर लोगे तो ये लगभग 30 और 60 का आ जाएगा, 30 बाई 60 फीट का लगभग। अगर ये आता है 10 गुणा 20 का बिल्डिंग का, और तुम नक्शा यूज करते हो 1/100, 1/100 का मतलब समझते हो, यानी तुम जो 10 मीटर है उसमें गुणा करो। अब 10 मीटर का लाइन तो तुम नहीं बना पाओगे, मान लो प्लाट 10 मीटर का है तो तुम 10 मीटर कहां से खींचोगे नक्शे पे, तो तुम उसको छोटा करो। कहोगे छोटा करना ही पड़ेगा, जब तक उसको छोटा नहीं करोगे, घर तो बहुत बड़ा होता है उसको कागज पे छोटा ही करके लाते हैं ना, तो जब छोटा करोगे तो तुम 10 मीटर को 1/100 से गुणा करोगे तो 0.1 मीटर आएगा, यानी 10 सेंटीमीटर इसको बोलेंगे। कन्वर्जन सबको आता है, यूनिट कन्वर्जन, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इंच, फीट, आंकड़ा, फरलांग, ये माइल, ये सब आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो इस पर एक अलग वीडियो की डिमांड आप लोग करेंगे तो मैं बना दूंगा कि कैसे यूनिट्स को आपस में, क्योंकि आप अब धीरे धीरे इंजीनियर बन रहे हैं, तो जिसको किलोग्राम, ग्राम और ये सब नहीं पता है तो बेटा वो सब सीख लो, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद नहीं की जाएगी, फेल हो जाओगे जिंदगी में। तो मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है, क्यों हमने ऐसा क्यों किया, हमने नक्शे को छोटा करने के लिए 1/100 से गुणा किया। क्या भारत को 1/100 से गुणा करोगे तो इतना छोटा होगा कि कागज पे आ जाए? भारत में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है भारत का, वो आएगा 100 गुना छोटा करने पे, उसको करना पड़ेगा कम से कम 1/1 लाख गुना छोटा करना पड़ जाए, तब वो नक्शे पे आएगा। अब बताओ इसको कहेंगे कि ये स्केल है, ये भी स्केल है। स्केल मतलब पैमाना जिस पर छोटा किया गया। तो कौन सा छोटा है, ये कि ये? तो कहोगे 1/100 बड़ा है और 1/1 लाख छोटा है। तो इसीलिए भारत वाले को कहते हैं कि ये मैप बना है और इसको कहते हैं कि ये प्लान बना है। ठीक क्यों? अब देखो यहां पे
क्षेत्र के आकार को देखते हुए, आकार मतलब बड़ा या छोटा, जब पैमाना बहुत छोटा रखा जाता है, बहुत छोटा पैमाना रखा गया तो इसे नक्शा, छोटा पैमाना तो इसे नक्शा यानी मैप, और जब बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो इसे, अच्छा इस सब में ना मैं थोड़ा पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि परिभाषाएं ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है, लेकिन अगला जो यूनिट है चेन वगैरह, उसमें ज्यादा डायग्राम और लिख लिख के पढ़ाने वाला टॉपिक है, ठीक है। पीपीटी की जरूरत कम पड़ेगी आपको, जल्दी ही उसमें, मतलब उसमें थोड़ा समझाने वाली चीजें ज्यादा है, इसमें समझाने वाली चीजें हैं लेकिन उससे ज्यादा आगे हैं आप, ठीक है ना। तो आपको प्लान और नक्शे में अंतर समझ में आया, और इन दोनों को छोटा या बड़ा किया गया उसी को कहा गया स्केल, स्केल। अच्छा, क्या ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि किसी चीज को वास्तविक से छोटा ना करके बड़ा किया जाए, या एज इट इज बराबर बना दिया जाए? संभावना तो है, अभी मैं बताता हूं। आपने नक्शा और प्लान समझा, लगे हाथ मैंने आपको पैमाना भी समझाया। यानी पैमाना एक आंकड़ा होता है जो किसी वस्तु की वास्तविक माप से या तो छोटा कर देता है या तो बड़ा कर देता है, यही पैमाने का मेन काम है। तो इस आधार पे यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्केल को समझ लेते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी मैं इसको भूल रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने दिखाया गया है, ठीक। आप कह रहे होंगे सर इसमें उत्तर दिशा किधर है, तो जनरली आप गूगल पे खोलेंगे या कहीं भी तो हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रहता है। तो बेटा ऐसे साइंस का यूज किया जाता है, जब ऊपर कोने में देखोगे ना, यहां ध्यान दोगे, यहां बना हुआ कौन सा साइन, ये वाला यहां पे बनाया गया, ये वाला साइन, ठीक है ना। यहां पर ये वाला साइन बनाया गया है, यानी ये नॉर्थ है आपका, ये भी नॉर्थ दिखाया गया है, ये सब नॉर्थ के साइन दिखाए गए, ये सब नॉर्थ के साइन दिखाए गए। चाहे तुम मतलब, अच्छा मान लो ये उत्तर प्रदेश होता और नॉर्थ डायरेक्शन एक्चुअली इधर होता, तो ये एरो जो है ना, ये नक्शा जब बनता तो या तो ऐसे इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में इसको हल्का सा ऐसे घुमा के इसको सीधा कर लेते, तब वो नक्शा बनता। कायदे से तुमको लग रहा हो कि इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन हमेशा नॉर्थ इस तरह से दिखा करके ही कोई नक्शा दिया जाता है ताकि आप ईस्ट वेस्ट साउथ सब समझ सके। समझ में आ रही बात, यहां पे सब समझ सके, इसी के लिए नक्शा दिया जाता है। तो उत्तर दिशा क्या है, तो ध्यान रखना सभी मानचित्रों तथा सर्वेक्षण नक्शों पर उत्तर दिशा दर्शाना आवश्यक है। कहा, राइट हैंड के कॉर्नर में, यहां दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है उत्तर दिशा, ये ध्यान रखना। कोई मैप बनाओ तो एक नॉर्थ डायरेक्शन जरूर दिखाओ ताकि क्षेत्र की सत्य स्थिति समझने में दिक्कत ना आए। उत्तर दिशा रेखण पत्र पर ड्राइंग शीट के दाईं तरफ ऊपरी कोने में दिखाई जाती है। क्लियर है बात यहां पे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन इस तरह से दिखाई जाती है। ये सब दिखाने के तरीके आप कोई भी अपना सकते हैं, ये ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ये सब आपको ऑटोकैड जब चलाना सीखेंगे ना तो उसमें रहता है, आपको बस वहां लगा देना रहता है, ठीक है। समझ गए बात को यहां पे। अब आते हैं हम लोग स्केल या पैमाने पर। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। जब सर्वेक्षण क्षेत्र में नक्शे पर कोई चीज हो और वस्तु का, देखो कोई चीज बनानी है हमको, बिल्डिंग बनानी है, तो वास्तव में वो बड़ा हो लेकिन नक्शे पर वो या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, तो उसको कहते हैं, उसको स्केल पर छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। वास्तविक लंबाई उसकी वस्तु की अलग है या वास्तविक माप अलग है और कागज पे माप अलग है, तो उसके लिए हमको स्केल का जरूरत पड़ेगा। उस आधार पे स्केल होते हैं तीन तरह के। क्या, एक होता है सबसे पहले रिड्यूज स्केल, दूसरा होता है इनलार्ज स्केल, और तीसरा होता है फुल स्केल। अब रिड्यूज स्केल क्या है, रिड्यूज करने वाला, वस्तु बहुत बड़ी थी, उसको कागज पे लाने के लिए रिड्यूज कर दिया गया। रिड्यूज का मतलब छोटा करना, रिड्यूज का मतलब छोटा करना। अब छोटा करने के लिए इसको यदि यूज किया गया, जैसे अभी हम लोगों ने किया, वो हमने रिड्यूज किया था। जैसे बिल्डिंग वगैरह का मैप जो बनता है वो रिड्यूस्ड स्केल पे बनता है। रिड्यूस्ड स्केल हमेशा 1/10, 5, जो मतलब नीचे एक बड़ी संख्या रहेगी, नीचे एक बड़ी संख्या रहेगी, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/500, 1/5, ये सब की सब रिड्यूस्ड स्केल है, क्योंकि सबका मान 1 से कम होता जा रहा है, सबका मान 1 से कम है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, ये रिड्यूस्ड स्केल है, ये रिड्यूज करता है। तो जितने बेटा सिविल इंजीनियरिंग के काम है
वो सब के सब रिड्यूज स्केल पे ही होते हैं, रिड्यूज स्केल पे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट या जो हमारा वो होता है वो बड़ा होता है। अब आता है इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल का मतलब जब हमें किसी चीज को बड़ा करना हो, जैसे आप बायोलॉजी के टीचर पढ़ाते हैं कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका देख लोगे तुम आंख से, लेकिन वो उसको बड़ा करके बनाते हैं ताकि तुमको समझ पाए। अब तुम अपना क्षेत्र शहर, मैंने क्या कहा था, छोटा करके देखोगे तब समझ में आएगा। हमें अपने शहरों का नक्शा, इनका चीजों को कागज पे छोटा करके जब तक नहीं लाएंगे तब तक कायदे से समझ में नहीं आएगा कि कैसा। जैसे अब यूपी कैसा है, ऐसा है, ये सब लोग, जो कुछ लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे, अरे अच्छा ऐसा दिखता है। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूं? इसका मतलब है कि हमें चीजों को छोटा करना है, लेकिन कुछ लोगों की ये भी मजबूरी कि उनको बड़ा करना पड़ता है। जैसे ये घड़ी मैंने पहनी है, इसका कोई पार्ट, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होगा, अगर वो वॉच को पढ़ा रहा होगा तो इसमें किसी पार्ट को बहुत छोटा रहेगा तो उसको बड़ा करके बोर्ड पे दिखाएगा, ताकि जो समझने वाला बच्चा उसको समझ में आए। तो समझने के लिए चीजों को हर बार छोटा ही नहीं करना पड़ता, बड़ा भी करना पड़ता है, और उसको कहते हैं इनलार्ज करना, इनलार्जमेंट करना या बड़ा करना। तीसरा होता है फुल स्केल, यानी ना बड़ा करना ना छोटा करना, जैसे का तैसा सेम साइज में उसको बना देना। यानी स्केल का मुख्य काम समझे क्या होता है? स्केल का मतलब होता है कि कोई चीज वास्तव में कैसी है और कागज पे कैसी है, उनके बीच का एक संबंध ही स्केल होता है। अब वो संबंध का मतलब, जैसे इसको दर्शाने के कई तरीके हैं, स्केल को दिखाने के कई तरीके हैं। एक होती है इंजीनियरिंग स्केल, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है? अच्छा, इन तीनों को ना डिटेल में बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा। रिड्यूस्ड स्केल क्या होती है, फिर उसके बाद फुल स्केल क्या है, इनलार्ज स्केल क्या, वो बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इनका एक कंपैरिजन भी करके दिखाया गया है कि रिड्यूस्ड स्केल है, इनलार्ज है, फुल स्केल। तो रिड्यूस्ड स्केल के बारे में बोला गया कि वास्तविक से छोटा करके दिखाता है, जैसे 1:1000, 1:50,000। ये कहां प्रयोग होता है? नक्शा, सर्वेक्षण, बड़े क्षेत्र। अब इन लार्ज स्केल कहां यूज होता है? वास्तविक से बड़ा करके दिखाता है, जैसे 2:1, 10:1, यानी अब बड़ा है, 2:1, 10:1। मशीन पार्ट या डिटेलिंग करने में ये काम आता है। फुल स्केल आप जानते हैं, जैसे का तैसा, वास्तविक माप के जितने चित्र होते हैं 1:1 के फॉर्म में बनते हैं। 1:1 या ये सब जो दिखाया गया है, इसको या तो जैसे अब स्केल यहां दिखाना है तो इसको 1/1000 भी लिख सकते हैं, या इसको 1:1000 भी लिख सकते हैं, या फिर 1:1000 भी लिख सकते हैं। 1 वाला कम चलता है, ये और ये ज्यादा चलता है। या फिर इसका एक और तरीका है दिखाने का, इंजीनियर्स का, बताता हूं। स्केल को दिखाने का बस इतना उद्देश्य कि आप बता दीजिए कि कितना कंपेयर, दोनों में क्या अनुपात है। एक तरीके से अगर हम कोई चीज 1000 है और उसको 1 दिखा रहा है, तो अनुपात है 1:1000। यानी 1000 मीटर को अगर 1 मीटर दिखाया जाए तो अनुपात 1/1000 होगा। समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर कट। स्केल क्या है? वास्तविक माप और कागज के माप के बीच में जो संबंध होता है वही स्केल होता है। वास्तविक माप और कागज के माप के बीच में जो संबंध होता है वही स्केल होता है। स्केल 3 तरह के हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी हमेशा? इस वाले स्केल की, यानी रिड्यूस्ड स्केल की। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर स्केल हमको करना ही है, बनाना ही है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। तो शुरुआत में इंजीनियर्स ने बोला कि हम अगर नक्शा बनाएंगे, ठीक है ना, हम अगर नक्शा बनाएंगे तो हम कहेंगे यार कोई चीज 1 मीटर की है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। तो बोले, इंजीनियर ने बोला कि लिख दो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, कहीं पर लिख दो ऐसे नक्शे में। यानी जो नक्शा देखेगा वो अगर कहीं 1 सेंटीमीटर नक्शे में, कोई जैसे नक्शा यहाँ खींचा गया है, ऐसे नक्शा खींचा गया है, तो उसने कहा कि आप काम करिए, इसको नापिए, तो ये आया 10 सेंटीमीटर। तो यार ये फील्ड में कितना होगा, फील्ड में कितना होगा? तो ऊपर देखेंगे नक्शे में लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये तो 10 सेंटीमीटर है। यानी 10 सेंटीमीटर बराबर वास्तव में जैसे 1 सेंटीमीटर तो 1 मीटर, तो फिर 10 सेंटीमीटर 10 मीटर होगा। यानी फील्ड में ये लाइन क्षेत्र में 10 मीटर की है, कोई बाउंड्री है, कुछ भी है, तो ये 10 मीटर की है। क्यों 10 मीटर है? भले यहां हम नापे हैं 10 सेंटीमीटर आया, लेकिन हम जानते हैं नक्शे में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना गया है।
इंजीनियर्स ने इस तरीके से लिखना शुरू किया, इंजीनियर स्केल इसको बोला गया। या ये इसको अगर नक्शा को बढ़ाना है तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर भी लिख सकते हैं। जैसे बड़ा रहेगा, अगर खूब 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, उनकी मर्जी, जैसा नक्शा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। नक्शा बहुत बड़ा है तो भाई 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, नक्शा छोटा सा है तो 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, नक्शा भारत का है तो कम से कम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानो, तब भी दिक्कत हो रही है, कम से कम 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानो। डिपेंड करता है किस चीज का नक्शा बना है। तो इंजीनियर्स ने यह तरीका अपनाया स्केल दिखाने का। यह भी क्या था, क्षेत्र का दूरी को नक्शे की दूरी के बीच में एक संबंध था, यानी कोई चीज क्षेत्र में कितनी है और वो नक्शे पर कितनी है, इसके बीच का एक संबंध था। लेकिन फिर एक चीज आ गई, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब ये क्या था, ये कहता था, ये तो इन्होंने कहा कि एक संबंध। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को बोला गया निरूपक भिन्न। क्या बोला गया इसको, निरूपक भिन्न। निरूपित करने वाला एक भिन्न था, एक अनुपात था। ये निरूपक भिन्न को शॉर्ट में RF बोलते हैं, और ये होता है नक्शे पर दूरी बटा वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी, नक्शे पर दूरी कुछ है और वास्तविक दूरी कुछ मानी गई इंजीनियर द्वारा, तो उसको एक फ्रैक्शन यानी एक भिन्न के रूप में दिखाया जा सकता है, जिससे फटाक से पता चल जाता है कोई चीज कितनी गुनी छोटी की गई। जैसे इंजीनियर्स ने बोला 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो नक्शे पर दूरी 1 सेंटीमीटर, वास्तविक दूरी 1 मीटर। तो अब मीटर मीटर तो आपस में दोनों का यूनिट बराबर करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल और आ गया 1/100। ये हुई निरूपक भिन्न इस स्केल की, यानी ये इंजीनियरिंग स्केल है और उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/100। इसका मतलब है कि जो नक्शा बना है वो 100 गुना छोटा करके बनाया गया। यानी चाहे तो आप नक्शे पर ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो सीधे नक्शे पर आप RF लिख करके बराबर 1/100 भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें, या ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर। क्लियर है बात यहां पे, यानी आपको समझ में आया होगा कि स्केल क्या होती है। ये नक्शे पर वास्तविक दूरी के बीच में एक संबंध होता है, चाहे संबंध को इस तरह से दिखाया जाए तब भी वो एक स्केल है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी एक तरह की स्केल ही है जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है। क्लियर है बात यहां पे, यानी यदि मैं आपको कोई इंजीनियरिंग स्केल दूं तो उसको आप निरूपक भिन्न में बदल लेंगे। एक टास्क है सिंपल सा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर 50 मीटर है तो बताइए इसको अगर निरूपक भिन्न में क्या लिखा जाएगा, तो आप सीधे कहेंगे 1 सेंटीमीटर बटा 50, इसको बदल दिए सेंटीमीटर में, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में बदल जाता है। क्या आएगा, तो एक आप सेंटीमीटर से कैंसिल, तो ये आएगा सेंटीमीटर, अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, जो 50 मीटर था सेंटीमीटर हो गया, कट गया, यानी 1/1 आ गया 5000। ये आपका क्या आ गया, निरूपक भिन्न। समझ में आ रही बात यहां पे, क्लियर है सभी को? तो नोट कर लीजिए जो लोग करना चाहे, जानना चाहे, बाकी नोट्स तो मिलेगी ही आप। अब आगे इसी चीज को बताया है जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, वो इसको समझाया गया। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर का अर्थ है कि नक्शे पर जो रेखा 1 सेंटीमीटर, जो बोला वही सब लिखा गया है। अब उसी को लिखा गया कि पैमाने को हम माप की इकाई में प्रदर्शित न करके अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हैं, जिसे निरूपक भिन्न कहते हैं, RF कहते हैं। अब एग्जाम्पल में निरूपक भिन्न बराबर होता है नक्शे पर दूरी क्षेत्र में वास्तविक दूरी 1 सेंटीमीटर। वही चीज को पूरा ये डिटेल में दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। तो नोट्स में प्रॉपर हर चीज कर करके दिखाई गई है, न्यूमेरिकल्स भी सब कुछ सॉल्यूशन करके मैं दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैमाने के प्रकार में। पैमाने के प्रकार एक होता है, देखो, ग्राफी पैमाना, एक होता है वर्नियर पैमाना, दो होते हैं। अब वर्नियर पैमाना के आगे मैंने लिखा है विल बी डिस्कस्ड लेटर। वर्नियर स्केल जो होती है ना, वो मैं एक चैप्टर आपके अगले सेमेस्टर में आएगा, थियोडोलाइट। क्योंकि आपके सिलेबस में देखो बेटा पैमाना अभी जो दिया है, मैं आपको दिखा दूं जरा हल्का सा, देखो यहां पे एक इंजीनियर स्केल दिया था, वो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताया, डायगोनल स्केल फिर दिया सीधे, यानी वर्नियर स्केल दिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा कब,
जब थियोडोलाइट टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा किसको, वर्नियर स्केल को। मैं अभी नाम बता दे रहा हूं कि कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो वो उस समय जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यानी वर्नियर वाला विल बी डिस्कस लेटर, थियोडोलाइट टॉपिक में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। घंटे से कोई और हाथ नहीं लगाता है इसको, मैं ही पढ़ा भी सकता हूँ, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बस ये करता क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये एक्यूरेट है, अभी बताता हूं सबको। ग्राफी पैमाना आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर ग्राफिक्स में पढ़ा होगा। साधारण पैमाना आपने बनाया होगा और विकर्ण, दो आपने मापनी बनाई होगी, तभी आप नंबर पाए होंगे, नहीं तो रहता था। अब साधारण पैमाना क्या था जरा याद करिए। ऐसा दिखता था, आप इसको कागज पे बनाते थे, बनाने के बाद कुछ किलोमीटर की दूरियां इसमें दिखाते थे, और उस पे ये पैमाने किस यूज आते हैं जानते हैं? जब कोई नक्शा बन जाता है ना, आप अभी तक ये नहीं जाने होंगे इसका करना क्या, मैं बता रहा हूं। जब कोई नक्शा बन जाता था ना, तो यहां नीचे ये पैमाना बना दिया जाता था, ऐसे बना दिया जाता। इससे क्या फायदा था मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद, अभी आपसे पूछूंगा पहले तब बताऊंगा। और ये सवाल आप अपने किसी फलाने टीचर से पूछिएगा कि सर ये स्केल बनाई कहाँ, इसका यूज कहाँ, कहाँ इसका यूज करते हैं। खाली अपने टीचर से पूछिएगा कि सर इस स्केल का यूज कहाँ करते हैं, तो मैं बता रहा हूं कहाँ करते हैं। और ये भी पूछेगा सर वहां नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो बताएगा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि वो किया नहीं हो, बस किताब में पढ़ा है, और किताब में तो लिखा नहीं है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं। बेटा इसको उठा के यहाँ पे बनाया जाता है, तुम जैसे फर्स्ट ईयर में बनाते थे ना मापनी, उसी तरीके से इसको बनाया जाता है कागज पे, ठीक है। और जब बना दिए ना यहाँ पे, तो बनाने के बाद इसी तरीके से कहा जाता था इस पर कुछ दूरियां दिखा दो, दूरियां दिखा दी यहाँ पे, दूरियां दिखा दी। कहा जाता था कि इस पर एक 4 किलोमीटर का मापने लायक मापनी बनाइए, 4 किलोमीटर नापने लायक एक मापनी बनाइए, और जिस पर 3 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ऐसा आपने सुना होगा मापनी में। तो बना दी वो नक्शा, हम 4 किलोमीटर इस पर दिखा करके उसको अच्छा छोटा करके बनाते थे, छोटा करके बनाते थे, बनाने के बाद उस पर एक दूरी भी दिखा देते थे। उससे क्या होता था मालूम है? अगर यहाँ पे ये नक्शा बना हुआ है पहले से, ठीक है, तो वो बताता था, यहीं पे आरएफ पे लिखा रहता था कि इसके कंपेयर में इसी पर, मान लो अगर कल को इस नक्शे में कोई चीज मिट जाती है या कोई चीज खराब हो जाती है, तो उस केस में यहां से नाप के बताया जा सकता था कि जब 4 किलोमीटर इतना है तो इतना कितना होगा। इसी स्केल से इस नक्शे का कंपेयर किया जाता है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहेंगे सर वो तो काम आरएफ से भी हो जाता, आरएफ यदि लिखा गया रहता तो मैं आरएफ पढ़ लेता, 1/1000 है तो नक्शे में जो चीज 1 सेंटीमीटर है उसको 1000 गुना में बढ़ा लेता, हो जाता काम, कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा सवाल पहला यही है, अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई जो कि जनरली कहीं नहीं मिलेगा, क्या ये नक्शा कहां बनता है? किसी नक्शे के नीचे बनता है, मतलब ये पैमाना कहां बनता है? जिसको ग्राफिकल स्केल बोलते हैं। ये कहां बनता है? किसी नक्शे के नीचे या सीट पर बनाया जाता है। अब मेरा सवाल है कि अगर आरएफ हम दे ही रहे हैं नक्शे पे, तो ये नक्शा यहां बनाने की क्या जरूरत है? और ये सवाल मैं पेंडिंग छोड़ूंगा, बताऊंगा नहीं अभी, जब आप पूछेंगे तब बताऊंगा। पहले आप पता करिए इसके बारे में, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना पता करके जानकारी निकाल लेते हैं कि इसका जरूरत क्या है, ये कब काम आता है, ठीक है, क्यों इसको बनाया जाता है। साधारण पैमाने पे ये था कि आप सीधे कुछ ही लंबाई की दूरियां, मतलब अगर मीटर है तो उसका 100वां हिस्सा यानी डेकामीटर तक माप सकते थे। अगर किलोमीटर है तो आप एक लेवल नीचे, मतलब एक का 10वां हिस्सा नाप सकते थे आप, मतलब एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट, जैसे यहां से यहां मीटर है तो आप उसको ज्यादा डेकामीटर तक ला सकते थे, या उसके नीचे सॉरी डेसीमीटर तक, डेका नहीं डेसीमीटर तक। तो मीटर है तो एक लेवल नीचे तक नाप सकते हैं। लेकिन याद करिए जब विकर्ण मापनी में आप इस छोटे हिस्से पर भी सीढ़ी बना करके चढ़ चढ़ के इसको भी 10 हिस्से में बांट देते थे। यानी आप जब इस तरह से विकर्ण मापनी बनाते थे तो उसमें आप 3 यूनिट तक, मिली है मतलब मीटर है मान लीजिए, तो फिर डेसीमीटर और मिलीमीटर तक चले जाते थे, सेंटीमीटर तक चले जाते थे, 3 यूनिट, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी 3 इकाइयों तक। मीटर वाला तो ये बड़ा बड़ा है,
इस बड़े बड़े को छोटा बांटे डेसीमीटर, और इस छोटे को जब बांटे तो सेंटीमीटर। यानी 3 इकाइयों तक का मापन हो सकता था किसमें, डायगोनल स्केल में, जबकि साधारण मापनी में 2 यूनिट तक ही आप माप सकते थे जनरली। समझ गए नहीं बात? तो ये सब लेखा चित्रीय पैमाने हैं, ये सब ग्राफ पर होते हैं, वास्तव में कोई इंची टेप नहीं होता है। कुछ लोग देख के सोच रहे होंगे स्केल है, इंची टेप है, ये ग्राफिकल स्केल है। इसका ये जो स्केल बनती है वो नक्शे पे बनती है, ये कोई फिजिकल स्केल नहीं। ये कैसी है, इसको कहेंगे ये ग्राफिकल स्केल। लेकिन जो वर्नियर स्केल होती है वो एक फिजिकल स्केल है, जो वास्तव में सबसे कम, जैसे मतलब ये हिस्से तक यदि आप नाप रहे हैं सबसे छोटे वाले तक, इस छोटे को भी और छोटा करने का काम यदि कोई कर देता है, मतलब और जैसे मैं अपनी हाइट नाप रहा हूं तो कोई कहेगा 165 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा नहीं 165.5 है, कोई और आएगा नहीं 165.7 है। यानी वो और एक्यूरेसी मेंटेन करता चला जा रहा है। वर्नियर स्केल जो बनी थी वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्केल थी, क्योंकि इसमें वर्नियर का यूज करके पैमाने पढ़े जाते, मतलब रीडिंग पढ़ी जाती थी। वर्नियर से ही बना वर्नियर थियोडोलाइट। वर्नियर कैलिपर्स का नाम सुने होंगे आप फिजिक्स में, लैब में, वो भी वर्नियर के बेस पे। वर्नियर एक सिद्धांत था, वर्नियर एक थ्योरी थी, और इसी थ्योरी पर स्केल बना दिया गया जिसको वर्नियर स्केल कहा गया। समझ में आ रही बात है यहां पे? यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप पैमानों को या तो लेखा चित्रीय तरीके से ग्राफिकली इस कागज पे देख सकते हैं, या तो फिजिकल वर्नियर स्केल देख सकते हैं। दोनों ही का अलग मतलब था। ये पूरा नक्शे में, सर्वे में इसका यूज होता है, जो कि अब नहीं होता है, अब चूंकि उसके एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं। और वर्नियर स्केल आज भी इसको इसलिए, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा उसके साथ वर्नियर जुड़ेगा, तो वर्नियर क्या करता है, सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, लीस्ट काउंट को घटा देगा, यानी और महीनता से मापन कर देगा। इसका यही काम था, एक्यूरेसी मेंटेन करना, लीस्ट काउंट को कम करना। समझ में आ रही बात है यहां पे? क्लियर है कि नहीं? तो ये थे पैमाने के प्रकार में। अब इन पैमानों को मैंने बताया सिंपल। अब ये कैसे बने हैं ये तो आप बनाए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो अब बनाना तो नहीं, यहां सीखना है आपको। यहां बस इतना जानना है कि साधारण स्केल क्या होती है, परिभाषा उस पर लिखा, 2 ही माप पढ़े जा सकते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, और इस पर 3 माप पढ़े जा सकते हैं। डायगोनल स्केल की यदि बात करें तो उस पर 3 माप यानी कंजिक्यूटिव यूनिट्स, यानी मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, या फिर गज के साथ फुट और इंच इत्यादि 3 यूनिट तक पढ़ा जा सकता है। नक्शा प्लान मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पूरा उत्तर दिशा ये सब पूरा मैं बता चुका हूँ, स्त्री मापन पूरा। अब आते हैं यहाँ पे साधारण, खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर करेंगे, मेरे साथ साथ करिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट सिद्धांत का प्रमुख लाभ क्या है? ये नहीं पूछा कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत तो है, उसका लाभ क्या है? समय की बचत होगी, उपकरणों का संरक्षण होगा, त्रुटियों को सीमित करेगा, या फिर समय से पहले सर्वेक्षण खत्म करेगा। समय भी कम लगता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य समय को कम करना नहीं था। मैंने याद करिए क्या बोला था आपसे, अगर आप ये करेंगे तो आपकी गलतियां आपके क्षेत्र में सीमित रह जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी। याद है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण का एक सिद्धांत नहीं है? पहला है लोकेटिंग ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम 2 नोन पॉइंट्स, ये तो सिद्धांत था दूसरा वाला। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये भी था। फिक्सिंग कंट्रोल पॉइंट्स, ये भी है। मैंने कहा था कि पहले क्षेत्र में खूंटियां यानी नियंत्रण बिंदु, जिसके बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर रहना, उनको कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट्स बनाना पहला हम लोग का ये भी एक सिद्धांत ही है, मतलब सिद्धांत तो मेजरली यही दो है, लेकिन कंट्रोल पॉइंट्स बनाना भी हमारा एक सिद्धांत है कि हम बना लें इसको। ये असल में इसी का एक पार्ट है कह सकते हैं। लेकिन यूज ऑफ लार्ज स्केल मैप्स ऑलवेज, हमेशा बड़े माप के पैमानों का प्रयोग करिए। मैंने अभी छोटा माप और मैंने लार्ज स्केल मतलब छोटे पैमाने पे कोई नक्शा बनाया और बड़े पैमाने पे, उसका मतलब मैं बताया हूं ना, बड़े पैमाने पे कोई चीज बनती है तो एक चीज है कि उसमें डिटेलिंग ज्यादा होती है। कैसे? जैसे घर का, आज मान लीजिए आपको 1/1 लाख का पैमाना एक है, ठीक है, और एक है 1/100 का। आपको एक नक्शा बनाना है जिसमें खिड़की दिखानी है,
खिड़की है 1 मीटर चौड़ी। अब बताइए 1 मीटर चौड़ी है और उसमें 1/1 लाख के स्केल पे यदि आप इसको बना दें, खिड़की को नक्शे में खिड़की दिखानी है यदि, तो जानते हैं कितना आएगा? 0.001, और ज्यादा गलत बोल दिया मैं। कितना आएगा? इतना मीटर की खिड़की नक्शे में दिखानी पड़ेगी। कहाँ दिखाओगे? एक तो बिंदु, जैसे भारत के नक्शे में तुम्हारा शहर एक पॉइंट से भी छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े क्षेत्र में अगर बहुत छोटे पैमाने पे कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें डिटेलिंग ज्यादा नहीं होती। हमेशा समझिएगा, बड़ा पैमाना यूज करेंगे तो डिटेल्ड मैप बनेगा आपका। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है, डिटेल्ड मैप बनेगा आपका। ठीक है, तो हमेशा लार्ज स्केल का मैप का यूज करना अच्छी बात तो है, लेकिन ये सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत मतलब जिनको सर्वे कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया। अब स्केल कैसी यूज होगी वो तो क्षेत्र के आकार पर निर्भर करता है। भाई ड्राइंग शीट उतना ही बड़ी है, तो जो क्षेत्र बड़ा रहेगा उसके लिए छोटा स्केल यूज करेंगे, जो क्षेत्र छोटा रहेगा उसके लिए बड़ा स्केल यूज करेंगे। बेसिक बात। तो 3 तो सिद्धांत हैं, यही सिद्धांत नहीं है, यानी यही सही आंसर होगा। कह रहा कौन सा सिद्धांत नहीं? सर्वेक्षण में किसी बिंदु को दो ज्ञात बिंदुओं से मापकर किसी बिंदु को ज्ञात करना क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन, रिसेक्शन, ट्रायंगुलेशन, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाते हैं। बाकी ये 3 क्या नाम है सर? ये तीनों नाम आपको मिलेंगे अगले सेमेस्टर में प्लेन टेबल सर्वे के अंदर। प्लेन टेबल सर्वे के अंदर ये तीनों नाम मिलेंगे। अभी आपका आंसर है ट्रायंगुलेशन, यानी त्रिकोणीयन, यानी एक बिंदु को ढूंढना दो बिंदुओं की सहायता से एक त्रिकोण बनता है, इसलिए इस विधि को त्रिकोणीयन कहते हैं। ठीक है, यदि एक सर्वेक्षक बार बार दूरी नापता है, सर्वेक्षक मतलब सर्वेयर जैसे जो कर रहा है, और हर बार थोड़ी दूरी कम आती है, तो कह रहा है यह किस प्रकार की त्रुटि है? बताइए, हर बार थोड़ा थोड़ा कम दूरी आ रही है, जितना होना चाहिए उससे थोड़ी कमी आ रही है, तो किस प्रकार की त्रुटि है? कंपनसेटिंग, हर बार जब सेम हो रहा है, एक ही दिशा में घटित हो रहा है, यानी ये कम्युलेटिव एरर है। रैंडम एरर तो अचानक से कहीं पर होती है, पर्सनल एरर व्यक्तिगत कारणों से होती है, कंपनसेटिंग एरर जो कैंसिल आउट होती रहती है, लेकिन कम्युलेट होना यानी बार बार एक ही मानक में घटित होना संचयी त्रुटि होती है। तापमान, हवा और गुरुत्वाकर्षण से होने वाली त्रुटियां नेचुरल एरर के अंतर्गत आएंगी ना, सब नेचुरल नेचर के कारण। 2 बार मापन करने पर एक बार दूरी अधिक और एक बार कम मिले, ये कौन सा है? सिस्टमेटिक कॉम्पनसेटिंग एरर है। देखिए कम्युलेटिव वाले को सिस्टमेटिक भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही हैं। सिस्टम से हो रही है, लगातार संचित हो रही है, प्लस एक जैसे मतलब कोई चेन से नाप रहे हैं, एक कड़ी छोटी है तो बार बार वो कम करता चला जा रहा है अपने आप को, यानी वो एक सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है, तो उसको सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं। तो कम्युलेटिव असल में एक तरह का सिस्टमेटिक एरर है। कंपनसेटिंग एरर जो होता है ये एक तरह का जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर है। एक्सीडेंटल एरर है मतलब ये कभी भी किसी भी तरह आकस्मिक रूप से हो सकता है। एक ऐसी त्रुटि जो व्यक्ति विशेष की आदत या दोष के कारण होती है, हम ही बकचोद हैं, हमें बार बार गलती हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा एरर है? पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से एरर हो। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1000 का मतलब क्या है? 1/1000 का क्या मतलब है? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप और 1000 मीटर ऑन ग्राउंड। ये तो नहीं सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 सेंटीमीटर और नीचे कह रहा है 1000 मीटर करोगे तो जानते हो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर और नीचे 1000 में तुम मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से, तो ये 1/1 लाख ना हो गया, जबकि 1/1000 करना है। यानी 1 यूनिट ऑन मैप और 1000 यूनिट ऑन ग्राउंड, ये यूनिट बोल दिया, यानी यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी जितना यहां रखोगे उतना, तो सही है। 1 यूनिट मैप पर और 1000 यूनिट ग्राउंड पे, तो यही वाला सही है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 mm मैप और 1000 किलोमीटर ग्राउंड, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 1 मिलीमीटर अगर मैप पर हो, मिलीमीटर, और 1000 है किलोमीटर, तो किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलने का मतलब समझ रहे हो? 10⁶ से गुणा करो तब बदलेगा। सोच लो ये कितना हो रहा है, तब ये mm में बदलेगा। आप करें ए 1/10⁹ आ रहा है, बहुत खतरनाक है। तो यही वाला सही ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? अगला, इंजीनियर्स स्केल में सामान्यतः कौन सी इकाइयां होती हैं? तो डिग्री, चेन, इंचेज, फीट, नॉटिकल माइल्स। भैया यही इंचेज और फीट यही सब रहेगा, क्योंकि 1 इंच बराबर कुछ फीट रहेगा, तब वो
अब 1 डिग्री बराबर कुछ डिग्री ऐसा नहीं होगा, यानी आपके इंजीनियर्स स्केल में जनरली डेसिमल वाली ही होती हैं इकाइयां, ये ध्यान रहे। डायगोनल स्केल का उपयोग किस लिए? क्षेत्रफल, कोण, छोटी इकाइयां, वजन, छोटी इकाइयों को मापने के लिए। डायगोनल स्केल क्या करता है? कोई इकाई 1 मीटर का 10वां हिस्सा, फिर उसका भी 10वां हिस्सा, तो छोटी इकाइयों सब डिविजन्स को मापने के लिए इसका प्रयोग डायगोनल स्केल का। फिर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्केल सबसे अधिक सटीकता देती है? मैंने बताया था अगर वर्नियर ऑप्शन में तो सबसे सटीक होता है ये, क्योंकि ये सबसे छोटे हिस्से का भी छोटा हिस्सा पढ़ लेता है। समझ में आ गई बात? तो ये था ओवरव्यू, पूरा 3 यूनिट तक जो आपने देखा उसका पूरा चिट्ठा। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, समझ में आ रहा। क्लियर है पूरी बात यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पे अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यूनिट फर्स्ट आपका खत्म होता है, उसके संभावित क्वेश्चन एमसीक्यू वाले मैंने करा दिए हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो मैं ऐप में, जब आप जो पेड कोर्स में बच्चे हैं तो लिए होंगे क्लास, तो उनको मैं डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा पूरा क्वेश्चन। दूसरा, अगर अभी तक भी आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स नहीं लिए हैं तो एक बार विजिट तो करिए ऐप पर। ऐप पर जाइए, विजिट करिए। कोर्सेज बहुत सस्ते रखे जाते हैं, खासकर शुरुआत में जब लॉन्च होते हैं। कोर्स लॉन्च होते ही शुरुआत में आप ले लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए सुचारू तरीके से। पूरा सेकेंड यूनिट चेन का होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब ऐप पे ही चलेगा। ये 3 क्लास आपने जो समझा उसमें क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा, उसका कमेंट दीजिएगा। बाकी ऐप पे पढ़ाई अपनी आप जारी रखिए, आगे से क्लासेस ऐप पर ही होंगी। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, धन्यवाद। और वो सवाल याद रखिएगा कि क्यों वो बनाया जाता है, मुझे बताइएगा जरूर, वो जो मैंने बताया अभी।